एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है और आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी बहुत ज्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई है इंस्टाग्राम पे कि मैम प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर है आप प्लीज उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें करवा दीजिए। तो आज तो पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ बेटा इस चैप्टर के बारे में, और ये डेफिनेशन आपको ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करेंगी। और इसके आगे फिर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, ताकि जल्दी से आपके चैप्टर सारे कवर हो जाएं। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। पहले समझते हैं कि जो चैप्टर का नाम है वो है क्या। चैप्टर का नाम क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। तो हमें पता भी तो हो कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है। तो इससे रिलेटेड पहले हम कुछ बेसिक सी डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो जैसे पहले हम समझते हैं प्रत्यावर्ती धारा क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? प्रत्यावर्ती धारा की। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, इंपॉर्टेंट के साथ साथ ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है। इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ एमपी बोर्ड, सीजी बोर्ड से हैं आप, बिहार से है, छत्तीसगढ़ से है, राजस्थान से, हरियाणा से, आप किसी भी बोर्ड से हैं, आपके इसमें ये चैप्टर एनसीईआरटी में दिया हुआ है 12th फिजिक्स में। ठीक है, तो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए और कहीं कोई डाउट आए तो प्लीज यू कैन आस्क। ठीक है, पूछ सकते हैं आप। अभी हम समझते हैं पहले इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है। तो ठीक है, इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। प्रत्यावर्ती धारा जिसे हम शॉर्ट में एसी कहते हैं, अल्टरनेट करंट है। ठीक है, ऐसे चलती है ये आगे परिपथ में। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो यह शंख और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है। एक चक्र धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक। इसे हम कहते हैं कौन सी धारा? प्रत्यावर्ती धारा। अगर हम डेफिनेशन के रूप में देखें तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि वह धारा जिसका परिमाण और दिशा, जिसकी वैल्यू यानी कि परिमाण और दिशा, ठीक है, और दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। देखो बदल रहे हैं ना, बार बार फ्लक्चुएट हो रही है धारा, तो दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ठीक है, बदलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। वह धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों ही समय के साथ बदलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। और सामने मैंने आपको इसका डायग्राम बना के दे दिया। ये जो धारा है जो ऐसे चक्र के रूप में चलेगी, इसे ही हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और इसे बेटा इस संकेत के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, इसका संकेत चिन्ह ये है, और शॉर्ट में इसे एसी लिखते हैं, अल्टरनेट करंट के लिए। ठीक है, और इस पूरे चैप्टर में इसी का जिक्र होने वाला है, इसलिए मेरे को पहले आपको बताना था कि ये है क्या। ठीक है, अब अगला दूसरी सिचुएशन, इसी के अपोजिट दूसरी धारा होती है दिष्ट धारा, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, जो जनरली हम बैटरी से प्राप्त करते हैं। घरों में जो आती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, और जो डायरेक्ट करंट है वो बैटरी से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो दिष्ट धारा क्या है? दिष्ट धारा हम उस धारा को कहते हैं जिसका परिमाण बदले या ना बदले, किंतु दिशा नहीं बदलती, केवल ऐसे वो परिपथ में आगे बढ़ेगी। ठीक है, ये समय के साथ जब आगे बढ़ेगी तो इसका परिमाण बदले या ना बदले, इसकी दिशा नहीं बदलती। देखो ये अल्टरनेट चल रही है, लेकिन ये डायरेक्ट चल रही है, केवल इसका धनात्मक चक्र चल रहा है, ये नीचे आ रही है क्या? नहीं। तो ऐसी धारा को हम कौन सी धारा कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं, और इसे डीसी से दर्शाते हैं। ठीक है, हालांकि इस चैप्टर में डीसी का कोई रोल नहीं है, तो सिर्फ आप डेफिनेशन बस समझ लो, आगे आपको समझने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा क्या है। वह धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों ही समय के साथ बदलते रहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। वह धारा जिसका परिमाण बदले या ना बदले किंतु दिशा नहीं बदलती, दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट कहलाती है। अब हम प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड कुछ और डेफिनेशन समझते हैं, छोटी छोटी सी, जो आगे आपको काम आएंगी। ठीक है, अब हम प्रत्यावर्ती धारा से ही रिलेटेड छोटी छोटी सी डेफिनेशन समझेंगे, जिसमें से पहली डेफिनेशन है बेटा आवर्तकाल।
पहली डेफिनेशन जो है वो है क्या, आवर्तकाल। आवर्तकाल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा अपना एक चक्र पूरा करने में जितना समय लेती, इतना, और इसके बाद घूम के इतना, सिर्फ इतनी दूरी, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC अपना एक चक्र पूरा करने में जितना समय लेती है, पूरा करने में जितना समय लेती है, जितना समय लेती है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। आवर्तकाल क्या है, तो AC अपना एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेती है उसे ही उसका आवर्तकाल कहते हैं, और आवर्तकाल को T से दर्शाते हैं, ठीक है। इसे कैसे दर्शाते हैं, T से दर्शाते हैं। और अगर आप प्रत्यावर्ती धारा के लिए इसका मान देखेंगे तो इसका मान प्रत्यावर्ती धारा के लिए होता है बेटा 1/50 सेकेंड। इतने कम समय में प्रत्यावर्ती धारा अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है। 1 सेकंड का भी 50वां हिस्सा, ठीक है। अब दूसरी डेफिनेशन इसी के अंतर्गत है बेटा आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये समझिए फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आवर्तकाल से थोड़ा हटके इधर आते हैं और अब टाइम लिमिट सेट कर देते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितने भी चक्कर लगाती है, समय कितना है इसके पास, 1 सेकंड, 1 सेकंड में तय किए गए चक्करों की संख्या, 1 सेकंड में तय किए गए चक्करों की संख्या को ही उस धारा की आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत्ति के तय किए गए चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या प्रत्यावर्ती धारा की क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। और आवृत्ति को F से दर्शाते हैं, या कोणीय आवृत्ति को, काय को बेटा, कोणीय आवृत्ति को ओमेगा से दर्शाते हैं। कोणीय आवृत्ति बराबर होता है ओमेगा, और ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है बेटा 2πf। क्या होता है, 2πf। अगर आवृत्ति की बात आएगी तो इसे F से दर्शाते हैं और कोणीय आवृत्ति को ओमेगा से दर्शाते हैं, और ओमेगा का सूत्र होता है 2πf। ये आपको आगे जाके लगेगा, या F बराबर होता है 2π/ओमेगा, सॉरी ओमेगा अपॉन 2π। ये बाद में हम देखेंगे, अभी के लिए तुम सिर्फ इतना याद रखो कि 1 सेकंड में तय किए गए चक्करों की संख्या ही उस धारा की क्या है, आवृत्ति है। 1 सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा जितने भी चक्कर लगा ले उसे ही उसकी क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। अब आवर्तकाल हो गया, आवृत्ति हो गया। अब अगली डेफिनेशन में हम आते हैं प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा, जो इस चैप्टर में तुमको बड़ा परेशान करने वाली है कि प्रतिरोध क्या है, प्रतिघात क्या है और प्रतिबाधा क्या है। तो ये पूरा आप साफ करो। मैडम के हाथ में आज बहुत पेन है, मेरा वीडियो बनाने का कोई मन नहीं था, हाथ ही नहीं चल रहा। एक्चुअली मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे एक प्रॉब्लम है, दैट इज बाइसेप्टियल टेंडिनोइटिस। यहाँ बहुत पेन होता है, बोर्ड पे लिखने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन फिर भी समझाना पड़ेगा क्योंकि आप लोग के एग्जाम आ गए हैं, और नहीं समझाएंगे तो फिर गाली बकने लग जाओगे। प्लस आपके रिजल्ट का भी सवाल है, हमें रिजल्ट अच्छा चाहिए, है ना। पता चला मैडम ने प्रॉमिस किए थे कि समझाएंगे पढ़ाएंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, और बोलना बीच में ही छोड़ के भागने लगी मैडम, नहीं तो करेंगे। मैं डॉक्टर के पास गई थी, दिखाई हूँ और दिखाना है, लेकिन अभी के लिए मेरे को बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिला। बट चूंकि आप लोगों के पेपर हैं तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तो मुझे देख के आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लो। जो जो क्वेश्चंस, जितने भी चैप्टर्स अभी तक डले हुए हैं आप उनकी भी प्रैक्टिस करो, और दूसरे सोर्स भी हैं करने के लिए, और साथ ही साथ हम तो लगे ही हुए हैं। और अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया है तो कीजिए, क्योंकि वहां आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मिनट रील, ऑब्जेक्टिव, फिल इन दी ब्लैंक, नोट, सब कुछ वहां है बेटा। कुछ नोट्स पेंडिंग है, इतना भी टाइम नहीं कि स्कैन करो और उनको डाल दो, लेकिन अब डालना पड़ेगा क्योंकि बच्चों के पेपर आ गए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स के नोट्स रह भी गए हैं डालने के। तो मैं कोशिश करूंगी कल या परसों तक आपके वो नोट्स भी फिजिक्स के और बायोलॉजी के, सारे सब्जेक्ट के एक्चुअली पूरे अपलोड हो जाएं, ठीक है। तो चलिए वापस आइए, अब हमारी अगली डेफिनेशन है क्या, प्रतिरोध। तो हमें पता है किसी भी परिपथ में
चालक के मार्ग में डाली गई रुकावट को ही उसका क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध जो है वो ओम के नियम से, अब ये चालक है, इसमें हम क्या प्रवाहित कर रहे हैं बेटा, धारा। धारा के मार्ग में डाली गई क्या, रुकावट, अवरोध को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं, ये दर्शा दिया आर से, और सिंबल में इसको ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। तो किसी भी चालक के मार्ग में डाली गई रुकावट या प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को ही हम उस धारा का क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। और इसे कैसे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। लेकिन इसके अलावा दो और डेफिनेशन जो आपको नई मिलेगी इस चैप्टर में, वो है बेटा प्रतिघात और प्रतिबाधा, ठीक है। दो चीजें और नई मिलने वाली है आपको, एक है प्रतिघात और दूसरी है प्रतिबाधा। बेसिक नहीं समझोगे ना तो आगे जब हम परिपथ पढ़ेंगे ना, एलआर परिपथ, एलसी परिपथ, एलसीआर परिपथ, तो आपके सर के ऊपर से जाएगा। तो पहले बेसिक वाला वीडियो देख लेना, आपको परिपथ का पता चल जाए कि कहाँ क्या कैसे होता है। फिर बड़े बड़े प्रश्न बहुत आसान है, बहुत ईजी है, आपसे बहुत आसानी से बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस वीडियो को स्किप करके निकल गए तो आगे की चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। तो पहले बेसिक का ज्ञान ले लो, नींव बना लो, घर आप खुद ब खुद बना लेंगे, ठीक है। तो जब प्रतिरोध समझ में आ जाए ना तो दूसरी डेफिनेशन क्या है आपकी, प्रतिघात। हम पहले समझते हैं प्रतिघात, ठीक है। प्रतिघात क्या है, तो जब भी हम किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के साथ, ये है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, आप यहाँ से धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इस परिपथ के साथ आप किसी कुंडली को जोड़ो, ठीक है। या तो यहाँ कुंडली जुड़ी हुई है या फिर यहाँ संधारित्र जुड़ा हुआ है, या तो कुंडली या फिर क्या जुड़ा हुआ है, संधारित्र। संधारित्र को सी से और ऐसे डबल डंडी से दर्शाते हैं, कुंडली को एल से दर्शाते हैं। धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं आई, जैसी धारा आई यहाँ पहुंची, कुंडली के एक सिरे और दूसरे सिरे के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा और विभवांतर होगा क्या, VL। यहाँ पे संधारित्र के दोनों सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा जो कि क्या होगा, VC होगा। तो डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के साथ, कौन से परिपथ के साथ बेटा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के साथ किस किस को, कुंडली या क्या बोलेंगे हम, संधारित्र, कुंडली या संधारित्र, जिसे हम कैसे दर्शा रहे हैं, सी में से कोई एक जुड़ा हो, दोनों को नहीं जोड़ना, कोई एक जुड़ा हो, तब परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध को प्रतिघात कहते, प्रतिघात मूवी देखी है ना, ठीक है, प्रतिघात कहते हैं। और इसे प्रतिरोध को कैसे दर्शाते हैं बेटा, आर से, प्रतिघात को एक्स से दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं, एक्स से दर्शाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ, ठीक है, ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत है, इस स्रोत के साथ या तो कुंडली को जोड़ो, अकेले कुंडली जुड़ी हुई है, या फिर किसको जोड़ो, संधारित्र को जोड़ो, इसको हम बोलते हैं संधारित्र। और ये आपके चैप्टर 1 में है बेटा, आवेश और विद्युत क्षेत्र, विभव और धारिता। धारिता वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है मुझसे, संधारित्र पढ़ा है, और मैंने ये बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है। नहीं पढ़ा है तो जाके वीडियोस आप देख सकते हो। कुंडली वाला चैप्टर भी, प्रेरण वाला चैप्टर में आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, तो आपको पता है कि कुंडली क्या होती है। अब हमने एसी स्रोत के साथ या तो सिर्फ कुंडली को जोड़ के रखा है या फिर सिर्फ संधारित्र को जोड़ के रखा है, तो इस परिपथ में जो भी प्रतिरोध काम करेगा, जो उस धारा के मार्ग में क्या डालेगा, रुकावट डालेगा, जनरली हम प्रतिरोध को प्रतिरोध ही बोलते हैं। लेकिन जब एसी स्रोत के साथ सिर्फ कुंडली जोड़ दी जाए तो इस परिपथ का प्रतिरोध ना होकर प्रतिघात हो जाता है, इस परिपथ का भी प्रतिरोध ना होकर प्रतिघात हो जाता है, और प्रतिघात को एक्स से दर्शाते हैं। अगर आपने एसी स्रोत के साथ कुंडली को जोड़ के रखा है
कुंडली को जोड़ के रखा है तो कुंडली के लिए जो प्रतिरोध होगा उसे हम कैसे दर्शाएंगे बेटा, x से, लेकिन कुंडली है तो xl से दर्शाएंगे। ठीक है, प्रतिरोध को कैसे दर्शाएंगे यहाँ xl से, क्योंकि ये प्रतिरोध क्या बन गया, अब प्रतिघात बन गया। जो r होना था वो x बन गया और कुंडली के लिए नीचे पुट में l लिख दो। ठीक इसी प्रकार अगर किसको जोड़ के रखा है आपने, संधारित्र को, तो संधारित्र के लिए जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध होगा क्या, प्रतिघात। ठीक है, प्रतिघात को यहाँ XL से दर्शाया और यहाँ प्रतिघात को XC से हम दर्शाएंगे। यहाँ तक क्लियर? मैंने सिंपल शब्दों में आपको बताया है कि प्रतिघात क्या है। तो जब भी किसी एसी स्रोत के साथ या तो कुंडली या संधारित्र अकेले जुड़े हों तो इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध ना होकर प्रतिघात होता है। प्रतिघात को x से दर्शाते हैं, कुंडली के लिए प्रतिघात XL होती है, संधारित्र के लिए प्रतिघात XC होती है, और प्रतिघात भी एक प्रकार का प्रतिरोध ही है, इसलिए इसका जो मात्रक है वो वही होगा जो प्रतिरोध का होगा और इनका मात्रक होता है क्या, ओम। यहाँ तक क्लियर? प्रतिघात समझ में आ गई? कमेंट करके बता दो कि हाँ मैडम यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब इसकी जुड़वा बहन जो कि है क्या, प्रतिबाधा। ठीक है, रुकावट। प्रतिबाधा क्या है, प्रतिबाधा क्या है, अब हम समझते हैं। अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कैसे? तो जब भी आप किसी एसी स्रोत के साथ, ये भी मिटा दे रही, ठीक है, इसका भी काम नहीं है क्योंकि मेरे को बोर्ड थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। अब आप दूसरी डेफिनेशन समझ रहे हो जो कि है क्या, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा में सिंपल, अब मैं लिखवा नहीं रही, मेरा हाथ बिल्कुल नहीं चल रहा, तो आप समझते चलना। ठीक है, जब किसी एसी स्रोत के साथ एक सोर्स है, हम या तो कुंडली को जोड़ें या संधारित्र को जोड़ें। ठीक है, कुंडली मतलब L, संधारित्र मतलब C। ठीक है, या तो कुंडली या संधारित्र को साथ में जोड़े हो, या कुंडली और प्रतिरोध को साथ में जोड़े हो, या आप तीनों को साथ में जोड़ दो, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध। ठीक है, आपने तीनों को साथ में जोड़ दिया। अब देखो क्या, जब किसी एसी स्रोत के साथ कुंडली, संधारित्र, प्रतिरोध, इन तीनों में से कोई दो या तीनों जुड़े हो, तब परिपथ का प्रतिरोध प्रतिबाधा कहलाता है। प्रतिबाधा कहलाता है। अभी मैंने क्या बोला बेटा, जब किसी एसी स्रोत के साथ मतलब प्रत्यावर्ती परिपथ के साथ हम कुंडली संधारित्र को साथ में जोड़ें, कुंडली प्रतिरोध को साथ में जोड़ें, प्रतिरोध संधारित्र को साथ में जोड़ें, या इन तीनों को साथ में जोड़ दें, तब इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध जो है वो प्रतिरोध ना होकर प्रतिबाधा होता है, जिसे Z से दर्शाते हैं। ठीक है, अगर आपने दो के जोड़े में जोड़ के रखा है या तीनों को साथ में जोड़ के रखा है, तब परिपथ का प्रतिरोध नहीं होता, क्या होता है, प्रतिबाधा। प्रतिघात को x से दर्शाते हैं और प्रतिबाधा को z से दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ LC परिपथ है, तो LC परिपथ की जो प्रतिबाधा होगी वो होगी ZLC। अगर LR परिपथ है तो LR परिपथ की प्रतिबाधा होगी ZLR। मतलब आपने L और C को जोड़ के रखा था, यहाँ L और R को जोड़ के रखा है, यहाँ LCR को जोड़ के रखा है, तो इस परिपथ की प्रतिबाधा होगी
LCR। और ये सारे परिपथ अभी हमें समझने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको मैं सारे परिपथ को बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अभी मैंने सिर्फ डेफिनेशंस बताई कुछ कुछ चीजों की जो आगे आपको निकालनी पड़ेगी। ये आपको लगेगी बेटा, ये भी लगेगी बेसिक। ये जो मैं बता रही हूँ जबरन ऐसे ही आपका टाइम पास करने के लिए नहीं बता रही, आगे ये आपको हर एक क्वेश्चन में लगने वाली है। आपको पता रहेगा कि कहाँ से क्या आया, तब जाके हमने प्रतिबाधा लिए हैं या तब जाके हमने प्रतिघात लिए हैं। क्लियर? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? एक मिनट, लेट मी चेक कि सब ठीक है या नहीं। यस, ठीक है। अब हमने प्रतिघात समझ लिया, प्रतिबाधा समझ लिया। प्रतिबाधा भी एक प्रकार का प्रतिरोध है, तो इसका भी मात्रक होता है बेटा ओम। इसे काय से मापते हैं? इसकी यूनिट जो है वो क्या है? ओम है, ठीक है। अब अगली डेफिनेशन है अग्रगामी और पश्चिगामी और एक और शिखर मान। ये कुछ कुछ 3 डेफिनेशन और रह गई, जहां पे ये बेसिक इंट्रो की क्लास हो जाएगी खत्म, ठीक है। अब हम समझते हैं कि अग्रगामी और पश्चिगामी क्या है। चलिए अब हम समझते हैं इसी से रिलेटेड अग्रगामी और ये शायद अगली डेफिनेशन है, 6वें या 7वें नंबर जितने भी होगी, अग्रगामी और पश्चिगामी, क्योंकि ये भी आपको आगे जाके बहुत परेशान करने वाले हैं। अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा जो है वो विभवांतर के आगे होने के पहले अधिकतम होती है, ये अधिकतम मान है और ये न्यूनतम मान है। ये लाइन है धारा की और ये लाइन है बेटा वोल्टेज की, ठीक है, विभवांतर की। तो अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा जो है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा परिपथ में धारा विभवांतर के अधिकतम होने के पहले, वोल्टेज के अधिकतम मतलब उसका मान अधिकतम हो उसके पहले धारा का मान क्या हो जाए? अधिकतम होने के पहले अधिकतम होती है तो धारा विभवांतर से कला में अग्रगामी होती है, अग्रगामी होती है। अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ये धारा है और ये वोल्टेज है और वोल्टेज धारा से आगे हो जाए, कितना भी आगे हो, कला में आगे हो जाए मतलब एक एंगल में आगे होना है, या कोई कंडीशन ऐसी आए कि धारा से वोल्टेज पीछे हो जाए, ठीक है, ये वोल्टेज वाली लाइन है, अब मैंने इसको 90 डिग्री पीछे कर दिया। तो दो स्थितियां होती है बेटा, या तो वोल्टेज धारा से आगे होगा या वोल्टेज धारा से पीछे होगा, या फिर दोनों ही समान कला में होंगे, ठीक है, एक ही सीध में एक लाइन में होंगे, मतलब दोनों के बीच एंगल 0 होगा। या तो दोनों के बीच 90 का एंगल हो या 90 का एंगल हो या 0 का एंगल हो। तो आप यहाँ ये कह सकते हो कि अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा विभवांतर के अधिकतम होने से पहले धारा का मान क्या हो जाए? अधिकतम हो जाए, तो धारा विभवांतर से अग्रगामी होगी। अगर विभवांतर आगे हो गया, धारा पीछे हो गई, तो धारा विभव से पश्चिगामी होगी। मतलब जो आगे है आप उसे अग्रगामी कहेंगे, धारा आगे होगी तो धारा को अग्रगामी कहेंगे, वोल्टेज आगे होगा तो वोल्टेज को अग्रगामी कहेंगे, जो पीछे है उसे पश्चिगामी कहेंगे। ऊपर वाले ग्राफ में धारा कैसी है? पीछे, तो आप कहोगे वोल्टेज से धारा पश्चिगामी है। यहाँ पे वोल्टेज धारा से पश्चिगामी है, जो पीछे है हम उसे पीछे ही कहेंगे और जो आगे है उसे आगे। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा अगर आगे है तो धारा अग्रगामी होगी और वोल्टेज पश्चिगामी होगा। वोल्टेज अगर आगे है तो वोल्टेज अग्रगामी और धारा जो है वो पश्चिगामी होगी। इस प्रकार हम यहाँ अग्रगामी और पश्चिगामी वाली स्थिति का निर्धारण करते हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और डेफिनेशन है बेटा, जो कि है धारा का शिखर मान, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? शिखर मान। शिखर मान क्या है? तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ये जो आप इतनी देर से पढ़े जा रहे हो, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में
धारा के अधिकतम मान को, ठीक है, धारा के अधिकतम मान को उसका शिखर मान कहते हैं, उसका शिखर मान कहते हैं। क्या बोला मैंने? किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के अधिकतम मान को उसका शिखर मान कहते हैं। अगर आप विभवांतर और धारा दोनों की बात करेंगे तो अधिकतम मान हमें धारा का भी प्राप्त होता है बेटा, विभवांतर का भी। अगर आप धारा का शिखर मान बोलेंगे, धारा का अधिकतम मान बोलेंगे तो शिखर मान को धारा के लिए I0 से दर्शाते हैं। और अगर विभवांतर का शिखर मान बोलेंगे तो विभवांतर का जो शिखर मान होता है बेटा वो होता है V0। धारा का शिखर मान I0 होता है, विभवांतर का शिखर मान V0 होता है। यहाँ तक क्लियर? अब एक सूत्र है जो हमने जनरली पढ़ा हुआ है। अगर हमें धारा का शिखर मान चाहिए, अगर हमें धारा का शिखर मान चाहिए, शिखर मान बराबर होता है बेटा वोल्टेज बटे प्रतिबाधा, ठीक है। सूत्र है इसका, अगर हमें धारा का शिखर मान पता करना है जो कि है I0, तो सूत्र होता है V0 अपॉन Z। प्रतिबाधा क्यों? क्योंकि हमें अलग अलग परिपथ के लिए निकालना रहेगा जहां दो दो के जोड़े में ये इसी परिपथ के साथ जुड़े रहेंगे, या तो L और C जुड़े रहेंगे, या L और R जुड़े रहेंगे, या LCR जुड़े रहेंगे। इस स्थिति में हम शिखर मान निकालेंगे और शिखर मान का फॉर्मूला होता है I0 बराबर V0 अपॉन Z, और Z होती है परिपथ की प्रतिबाधा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ, और अगर आ गया होगा तो कमेंट करके बता देना। क्या क्या पढ़ा हमने समझा है बेटा क्या क्या? एक तो प्रत्यावर्ती धारा क्या है, दिष्ट धारा क्या है, इनसे रिलेटेड आवृत्ति आवर्तकाल की परिभाषा, ये सब हो गया। तो उसके बाद मैंने आपको प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा बता दिया कि परिपथ में इनका क्या रोल है, इनकी परिभाषाएं कैसी होती है। आगे अब भी मैंने आपको बताया कि अग्रगामी और पश्चिमगामी वाली स्थिति क्या होती है, और आखिरी डेफिनेशन हमने देखी है शिखर मान की। शिखर मान क्या होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अगर धारा का मान अधिकतम हो तो धारा का शिखर मान निकालेंगे, वोल्टेज का मान अधिकतम हो तो वोल्टेज का शिखर मान निकालेंगे, और अगर धारा का मान अधिकतम है तो उसे I0 से दर्शाएंगे, इसका शिखर मान I0 होगा, वोल्टेज का शिखर मान V0 होगा, और मान चाहिए तो सिंपल ओम का नियम लगा दो, I बराबर होता है V अपॉन R। इसी से शिखर मान के लिए I0, V0 और R की जगह परिपथ अगर LC है, LR है तो प्रतिरोध नहीं होता, क्या होता है? प्रतिबाधा होता है, ठीक है। अब अगला इसी से रिलेटेड एक छोटा सा वो डाल के चली जा रही हूँ आपके दिमाग में कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, ग्राफ जैसी सिचुएशन कि हमें इस परिपथ में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो परिपथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जो आपके एग्जाम में आएंगे हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जो इस चैप्टर में आपके सामने है, पहला है बेटा सिंगल एल परिपथ। जब सिर्फ कुंडली जुड़ी हो एसी स्रोत के साथ तो वो होता है एल परिपथ। जब सिर्फ संधारित्र जुड़ा हो तो सी परिपथ, सिर्फ प्रतिरोध जुड़ा हो तो आर परिपथ, ठीक है। आपको इन तीनों को समझाना है। आगे कुंडली और संधारित्र को जोड़ दो एलसी परिपथ, ठीक है। कुंडली और संधारित्र जुड़ा हो तो एलसी परिपथ, संधारित्र प्रतिरोध जुड़ा हो तो सीआर परिपथ, एक और बचा क्या? एल आर परिपथ, ठीक है। जब कुंडली और प्रतिरोध जुड़ा हो तो एल आर परिपथ होता है, और आखिरी में जब तीनों साथ में जुड़े हो तो एल सी आर परिपथ होता है। इतने सारे परिपथ हैं जो इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं, जिसमें से ये इम्पोर्टेंट है जो हम पढ़ेंगे। और एक मैं बता के आपको ग्राफ बनाना सिखा दूंगी कि कैसे आप अग्रगामी, पश्चिमगामी और कला जो वाली कंडीशन है ना, आगे है 90 डिग्री, पीछे है वोल्टेज, आगे है धारा, पीछे है, ये वाली स्थितियां आप इनसे निकालना सीख जाओगे। मैं बेसिक से एक क्वेश्चन करवा के आपको बता दूंगी, फिर हम सीधे पढ़ेंगे बेटा ये चारों कि ये चारों परिपथ कैसे हैं। इनके लिए आपको परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा, कलांतर, शिखर मान, अनुनादी आवृत्ति, सारी स्थितियां निकालनी है। और जब ये सब पढ़ के हो जाए
तो आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात निकालेंगे, ऊंचाई अपचाई ट्रांसफार्मर जो है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, परिणमन अनुपात का सूत्र हम निकालेंगे, और अगर फिर भी कुछ छूट गया हो तो मैं वो भी पढ़ा दूंगी। जितना इंपॉर्टेंट है हम वो सब पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। तो आई होप आपको आज मैंने जितना भी आपको बेसिक समझाया, बेसिक नहीं कहेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में घुमा घुमा के देगा और आप लोग वही गलती करते हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना, वीडियो अगर यहाँ तक देखा है तो लाइक करके जाना। इफ यू आर कैपेबल, सपोर्ट कर सकते हो तो फाइनेंशियली भी हमें हेल्प करो, ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आए, ठीक है। किसी भी अच्छे काम के लिए ना पैसा चाहिए, और पैसे के लिए चाहिए फाइनेंशियल हेल्प। मतलब मेहनत हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, बट यूट्यूब पे अभी हमारा इनकम का कोई सोर्स नहीं है, और ऑफलाइन इनकम में इतना पैसा नहीं है कि हम आपके लिए डिजिटल बोर्ड, अच्छा कंटेंट, अच्छी टीम, सब कुछ प्रॉपर डिजाइन कर सके। हमारे ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो हेल्प कीजिए। नहीं कर सकते तो सपोर्ट कर सकते हैं आप शेयर करके कंटेंट को, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, स्टोरी लगाइए, अपने दोस्तों को दिखाइए कि हाँ भैया सरल एकेडमी वास्तव में हमको सरल तरीके से सारी चीजें समझाने के लिए है एक प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो कि फ्री है, कर सकते हो, ठीक है। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर के साथ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। धांसू लेक्चर में लेके आऊंगी अगला इसी चैप्टर का। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।